स्वागत है। आज मैं फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्यपालिका, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है। समझ गया। अब आता है कार्यपालिका के प्रकार कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हमें जो है पूर्ण ज्ञान हासिल करना है, अधूरा नहीं, पूर्ण ज्ञान। तो हम देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की है। तो एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो अधिकार शून्य होती है, वह कार्यपालिका जो अधिकार शून्य होती है और अपने विवेक से वो कोई कार्य नहीं कर सकती है। इसके लिए उसको विधायिका की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। तो जैसे कि ब्रिटेन के सम्राट, जो ब्रिटेन के सम्राट हैं और भारत का राष्ट्रपति, वो अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता है। तो नाम मात्र कार्यपालिका के प्रमुख, लेकिन ये नाम मात्र के प्रमुख है। जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उसको लागू करना इनका प्रथम कर्तव्य है। अब आता है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद में निहित होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री, ये मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि जिसमें नाम मात्र की और वास्तविक दोनों कार्यपालिकाओं की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में दोनों शक्तियां जो है, कार्यपालिका दोनों शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति। अगला है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका से तात्पर्य यह है कि संवैधानिक सारी शक्तियां जितनी भी होती हैं वो एक ही व्यक्ति में निहित होती है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां जो होती हैं वो एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। अब आता है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका की भी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ व्यक्तियों की समिति में निहित होती है। बहुल कार्यपालिका जो होती है कुछ व्यक्तियों की समिति में निहित होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की समिति जो प्रति वर्ष उन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनती है और कार्यपालिका कार्य करती है। अगला है वंशानुगत कार्यपालिका। वंशानुगत जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो उसी प्रकार से राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत ढंग से सत्ता प्राप्त करता है। जैसे राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो ये प्रक्रिया केवल विश्व में 2 राष्ट्रों में प्रमुख है। एक है आपका ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन की महारानी, और दूसरे हैं जापान। ठीक है। तो यहाँ पर वंशानुगत शासन चल रहा है कार्यपालिका का। अब आती है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो आधुनिक युग की कार्यपालिका है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी नागरिक सेवक मिलकर कार्य करते हैं। जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे लोग हम लोगों में से भी जीत करके जाते हैं, फिर वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार हैं। तो मैंने आपको बताया कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका के प्रकार। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां अथवा कार्य। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कार्यपालिका की शक्तियां अथवा कार्य हैं क्या। जब तक हम ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम कार्यपालिका का चैप्टर पूरा सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रशासकीय कार्य, कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, जो विधायिका कानूनों को बनाती है, तो उनको लागू करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यपालिका की होती है।
राज्य में शांति व्यवस्था और सुव्यवस्था को स्थापित करना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं उनके दायित्वों का निर्धारित करना, ये भी कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। और प्रशासकीय कार्यों का निरीक्षण करना भी कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं विधायी कार्य कि कार्यपालिका के विधायी कार्य कौन कौन से हैं। तो अनेक कानूनों को निर्माण में, जो भी कानून बनते हैं तो उसके निर्माण में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो कार्यपालिका के सदस्य ही पास कराते हैं। मतलब जो भी विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको पास कराने के लिए जो कार्यपालिका के सदस्य ही पास कराते हैं। और कार्यपालिका विधानमंडल की बैठकें भी आहत करती है, जैसे कि राष्ट्रपति संसद की बैठकें आहत करता है और उसका स्थगन करता है, तो ये भी कार्यपालिका का ही एक अंग है। और आपात स्थिति में जो अध्यादेश जारी करती है वो भी कार्यपालिका की शक्ति में ही आता है। ठीक, ये सब आता है विधायी शक्ति में। अब देखते हैं वित्तीय कार्य कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका के वित्तीय कार्य, संसदीय शासन में जो बजट आता है तो उसको कार्यपालिका ही निर्माण करती है। जो हम बजट देखते हैं कि सब मंत्री ने बजट पास किया है तो उसका निर्माण कार्यपालिका ही करती है, जो संसद में प्रस्तुत होता है। और नए कर लगाना है, पुराने करों में कमी करना है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका का परामर्श से ही करती है। कौन कौन से कानूनों को हटाया जाएगा, किस किस कानून को के द्वारा बजट कम करा जाएगा और कौन से नए कर लगाए जाएंगे, नए करों में कौन कौन सी दरें बढ़ाई जाएंगी, तो इसके बारे में जो विधायिका है वो कार्यपालिका से ही परामर्श लेती है। अब देखते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। यानी कि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है पता है? भारत का राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रमुख है। ठीक, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक से मतलब ये है कि हमारे देश पे कोई बाह्य आक्रमण ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए कार्यपालिका के लिए? तो कार्यपालिका अपनी स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना का संगठन तैयार करती है। जल सेना, वायु सेना का संगठन तैयार करती है और भारत का राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और आवश्यकता अनुसार युद्ध अथवा शांति की घोषणा भी कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। अब देखते हैं वैदेशिक मामले संबंधी कार्यपालिका के जो वैदेशिक मामले यानी कि जो विदेशों से संबंध है तो वो क्या है? युद्ध करना है, नहीं करना है, शांति करनी है, समझौते करने हैं, ये भी सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। और जो विदेशों में हमारे राजदूत जाते हैं या विदेशों के राजदूत हमारे देश में आते हैं तो उसकी नियुक्ति करने का अधिकार भी कार्यपालिका का ही होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको कार्यपालिका की शक्तियां और कार्य बताए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं और भी कार्यपालिका के विषय में विस्तार से समझाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। इस क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आपको संसदात्मक कार्यपालिका के विषय में विस्तार से समझाऊंगा। तो पहले देखते हैं संसदात्मक कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका वह कार्यपालिका जो संसद के नियंत्रण में रहती है। किसके नियंत्रण में रहती है? संसद के। शासन का कार्यभार मंत्री परिषद पे होता है। जो शासन का कार्यभार होता है वो मंत्री परिषद पे होता है और जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं संसदात्मक कार्य प्रणाली के गुण क्या क्या हैं। कौन कौन से गुण हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें गुण की जानकारी होनी चाहिए और हमें दोषों की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा विषय बहुत मजबूत बने। तो पहले देखते हैं संसदात्मक कार्यपालिका के गुण। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग होता है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग होता है। कैसा? कार्यपालिका उन कानूनों को बड़ी सरलता से पास करवा लेती है। कार्यपालिका जो है
उन कानूनों को बड़ी सरलता से पास करा लेती है जो देश के हित के लिए उपयोगी होते हैं। यानी जब देश की बात आती है तो उन कार्यपालिका उन कानूनों को बड़ी आसानी से पास करा लेती है, लेकिन बिना विधायिका के कानून पास भी नहीं होंगे। तो इसलिए कार्यपालिका जो है अपनी सूझबूझ से देश हित के कानूनों को बड़ी सरलता से पास करा देती है। अब आता है नंबर 2, कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती। कार्यपालिका जो है वो निरंकुश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि किसी भी कानून को पास कराने में व्यवस्थापिका पर आश्रित होना पड़ता है। अगर कोई कानून पास कराना है तो आपको व्यवस्थापिका पर आश्रित होना पड़ेगा, और व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध, जो व्यवस्थापिका है वो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको अपदस्थ कर सकती है। क्या कर सकती है? अब अपदस्थ कर सकती है, यानी कि उसको किसी भी समय हटा सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है परिवर्तनशीलता। कार्यपालिका को बदलने में कार्यपालिका को बदलने के लिए किसी भी समय मंत्रिमंडल को परिवर्तित किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखते हैं राजनीतिक शिक्षा के साधन। तो संसदीय कार्यपालिका में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, बहुत राजनीतिक दल होते हैं, और सभी दल सामान्य जनता के समक्ष जो है अपने अपने दलों के कार्यक्रमों को रख करके राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं आप हमारी योजनाएं देखिए, हम आपको ये फायदा करेंगे, हम आपको वो फायदा देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे। तो ये सब क्या है? ये अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं, हम देश के कार्य करेंगे। इस प्रकार से जो है जनता को अपनी बात पहुंचाते हैं। अब लोकमत एवं लोक कल्याण। लोकमत यानी कि जनता का मत, और लोक कल्याणकारी कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। जो संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका है तो वो लोक हित के, जनता के हित के और उनके कल्याण के लिए कार्य को करती है। और लोकतंत्री सिद्धांतों की रक्षा। संसदीय कार्यप्रणाली में जनप्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष जवाबदेही तय होती है। ठीक है, संसदीय कार्यप्रणालिका में जनप्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष जवाबदेही जनता के प्रति होती है, यानी कि जो जीत करके जाते हैं और वहां बैठते हैं तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति भी होती है कि आपने जनता के हित के लिए क्या क्या कार्य किए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको संसदीय कार्यपालिका के दोषों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि संसदीय कार्यपालिका के दोष। तो हमने अभी आपको गुण बताए, अब हम आपको दोष बताते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। सवाल भी इसी तरीके के आते हैं कि संसदीय कार्यपालिका के गुण बताइए और दोषों को बताइए। तो अभी आपने गुण सीखे, अब आप सुनिए दोष। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध। जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होता है, इसका मतलब यह है कि कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन मंत्री परिषद जो है वो व्यवस्थापिका का ही एक अंग है। मंत्री परिषद व्यवस्थापिका का ही एक अंग है, और जब व्यवस्थापिका चाहे तब मंत्री परिषद को भंग कर देती है, और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसको भंग कर देती है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या पूरक प्रश्न पूछ करके। तो इस प्रकार से जो है नागरिकों को हमेशा भय बना रहता है कि कब सरकार पलट जाए। ठीक है, अगला है शीघ्र निर्णय लेने का अभाव। संसदीय कार्यप्रणाली में शीघ्र निर्णय लेने का अभाव। क्यों अभाव है? क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका से कोई भी कानून लागू करने के लिए
जैसे संसदात्मक कार्यप्रणालिका में कार्यपालिका को विधायिका से कोई भी कानून लागू करने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अगर अनुमति नहीं लेगी तो वो कानून को भी पास नहीं कर पाएगी, और ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शीघ्र निर्णय लेना है तो आपको विधायिका के विरुद्ध नहीं जाना पड़ेगा, और आपको पूर्व अनुमति चाहिए होगी, और अनुमति इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो अगला पॉइंट है दलीय तानाशाही का भय। दलीय तानाशाही का मतलब ये है कि संसदात्मक प्रणाली में जिस दल का बहुमत सबसे ज्यादा होता है उसी दल का व्यक्ति जो है मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है और सरकार का अंग बनता है, और वही सरकार चलाता है। तो ये डर लगा रहता है कि कहीं बहुमत प्राप्त दल स्वेच्छाचारी न बन जाए और अपनी मनमानी ना करने लगे। अगर कोई दल जो बहुमत में है और सरकार बनाता है तो उसको ये पब्लिक को ये डर लगा रहता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये अपनी मनमानी करने लगे। अगला आता है सरकार की अस्थिरता। सरकार की अस्थिरता से मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल विधायिका में जब तक उसको समर्थन प्राप्त है तब तक वो है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अगर आज अविश्वास प्रस्ताव आ जाए विधायिका के अंदर तो मंत्रिमंडल को, और उसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिमंडल को तुरंत इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इसलिए उसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। अगला है संसद संकट के समय दुर्बल। अगर कोई संकट आ जाए, तुरंत कोई संकट आ जाए, ये हमारे देश पे हमला हो जाए या ऐसी कोई बात आ जाए तो भी संसदात्मक कार्य प्रणाली में ये प्रमुख दोष है। क्यों? क्योंकि शासन की समझ शक्ति एक व्यक्ति में नहीं होती है, एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों में निहित होती है, और सभी की अनुमति प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है, तो संकट के समय शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है। अगर मान लो 10 लोगों के 10 या 15 मंत्री परिषद है तो सबकी अनुमति लेनी पड़ेगी, सबको संगठन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और जब तक कोई साथ नहीं होगा तब तक शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर एक व्यक्ति की बात है तो वो शीघ्र निर्णय ले सकता है, लेकिन विधायिका जो है वो मंत्री परिषद पर निर्णय करती है और मंत्री परिषद को ही निर्णय लेना पड़ता है। अगला है योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ न मिलना। जैसे बहुमत प्राप्त दल का नेता है तो वो सरकार बनाता है, मंत्री परिषद बनाता है, लेकिन जो विपक्ष का नेता होता है वो काबिल होता है तो उसे कार्यपालिका में स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि वो विपक्ष का नेता है और वो योग्य होने के बाद भी अपनी सेवाओं को कार्यपालिका के रूप में नहीं दे पाता है। इस प्रकार से ये प्रमुख दोष हैं संसदात्मक कार्य प्रणालिका के। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको राष्ट्रपति से संबंधित कार्य